हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मैंने अब शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना शुरू किया है, जो कि कोई एक क्वेश्चन में उठाऊँगा और उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून पारित करने वाला पहला राज्य था पंजाब, गुजरात, केरल या छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2012 में खाद्य सुरक्षा पारित करने वाला पहला राज्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने ही 1993 में मतलब चीन की यात्रा की थी। फिर 1994 में क्या कहते हैं, उस वक्त का जो राष्ट्रपति था ली पेंग, वो इंडिया आया था और तब हम लोगों ने ये किया था, मतलब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है ब्राज़ील। ब्राज़ील सही जवाब है। और वसुंधरा शिखर सम्मेलन जो है वो आपका वसुंधरा जो कि पर्यायवाची होती है पृथ्वी की, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैत क्वीन फूलन देवी पर बनी फिल्म का नाम था? बैंडिट क्वीन, दुर्गा, फूलन देवी या मर्दानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है बैंडिट क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसने आरंभ किया था? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी या अमित शाह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है सोनिया गांधी। इन्होंने 2011 में बसवाड़ा राजस्थान से इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहला अन्न था जौ, राई, मक्का या गेहूं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है जौ। और ये कब की बात है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात है। ठीक है। ये मतलब अभी तक इसके साक्ष्य मिले, हो सकता है कोई और यूज करते हो, लेकिन अभी तक जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो जौ का ही मिला है। ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में कोई मान लीजिए गेहूं का ही मिल जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए, जो कि है ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा द्वारा अपनी जनता से वसूले कर को कहा जाता था? वर्मन, विदत, बलि या कर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बलि। बलि जो संग्रहित करने वाला, मतलब बलि को जो संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था उसको हम भाग दूध कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने सिंघल देश को जीता था? सिंघल मतलब श्रीलंका का पुराना नाम था सिंघल। ठीक है। या सिंगला भी कहते हैं कुछ जगह। ठीक है। तो आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय? ठीक है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। ये चोल राजा थे और इन्होंने केवल उत्तरी हिस्सा को ही कब्जाया था सबसे पहले, और जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो कथा सरित सागर लिखी है ऑप्शन बी, जो कि है सोमदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो ये थे प्रतिहार राजा लोग। ठीक है। 738 में राजस्थान का युद्ध हुआ था और नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार राजा थे, उन्होंने अरबों की सेना को हराया था। ठीक है। अरबों की सेना मतलब अरब देश, जैसे आज सऊदी अरब जिसे कहते हैं वो, ये नहीं कि 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ लोगों को हराया था। ठीक है। वे दो वंशज बताएं जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले व बाद में शासन किया था? गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा मुगल, लोदी तथा तुगलक, गुलाम तथा तुगलक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम व तुगलक, और गुलाम व तुगलक है ऑप्शन डी। ठीक है। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290,
फिर 1290 से 1320 तक मतलब खिलजी वंश, और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक। तुगलक वंश जो था सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश था मध्यकाल, मतलब हाँ मध्यकाल से पहले। ठीक है, मध्यकाल में तो पूरा किसके बारे में है, मुगलों के बारे में है। ठीक है, संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है कैबिनेट मिशन। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1946 में सजेशन दिया गया था, तब बना था। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार, न्याय का, भ्रातृत्व का या प्रतिष्ठा की समानता का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है वयस्क मताधिकार का, और इसका जो अनुच्छेद है वो 326 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने और कितने संघ शासित राज्य बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, सरकारी निकायों में शिकायत करने का अधिकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है जीवन जीने का अधिकार, और ये एक आपका वो मौलिक अधिकार है, और इसका मतलब जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 ए है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी या सर बी एन राव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर बी एन राव, ये थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, यूके, जर्मनी, आयरलैंड? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो कि है ब्रिटेन या यूके कह लीजिए, यहाँ से ही हमने एकल नागरिकता की अवधारणा ली है। प्रारंभ में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 6, 5, 4, 7? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है 7। सातवां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन से हटा के 300 ए में कर दिया गया, और ये पहले अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। पहले ये मौलिक अधिकार था और अब ये विधिक अधिकार है। ठीक है, कानूनी राइट है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद, जनता, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है संसद। ठीक है, ये एक मतलब प्रतिबंध लगा सकती है, और इसको जो मतलब जो पावर मिलती है वो अनुच्छेद 33 से मिलती है, और ये कब हो सकता है? जैसे कि बाह्य आक्रमण हुआ है तब। ठीक है, नेक्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। ठीक है, तीनों का एक ही क्या कहते हैं, एक ही तरीके से है कि कैसे हटाया जा सकता है इनको, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं उनको महाभियोग कर मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कह देते हैं, और जो चीफ जस्टिस होते हैं या आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए अभियोग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या है किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये? क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो हमेशा बिल जो सबसे पहले पास होगा वो मतलब बिल जो लाया जाएगा वो हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 67 बी। ठीक है, 67 बी है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी हाँ, नेक्स्ट है भारत के स्थलीकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर। ठीक है, जब ऑप्शन छोटे रहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, और जब बड़े रहते हैं तो आप खुद पढ़ा करिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है किन्नौर। ठीक है, इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों ने मतलब यहाँ पे निवास किया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरैसिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यवर्त, गोंडवाना लैंड। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, सबसे पहले एक जो मतलब सारे जो आपके कंटिनेंट थे, महाद्वीप थे, वो एक में ही थे, और ये पैंजिया मतलब उस टाइम इसको क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। फिर ये दो मतलब दो पार्ट में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो एक अंगारा लैंड जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, और एक था गोंडवाना लैंड। तो जो इंडिया टूट के मतलब अलग हुआ था वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। ठीक है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सॉरी ऑप्शन सी, जो कि है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल को हम 10 डिग्री पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। और अगर इसी में हम कुछ और थोड़ा मतलब जैसे कि डिटेल में जाएं, तो इसको हम अंडमान में क्या होता है? लिटिल अंडमान है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? लिटिल कार। ठीक है, और 38 डिग्री आपके अगर 38 डिग्री की बात करें तो हम नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारी वन, कंटक वन, पर्वत वनस्पति, टैगा वनस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है ज्वारी वन। ठीक है, ये पूर्वी तट में पाया जाता है और बेसिकली आपको सुंदरवन डेल्टा में मिलेगा, जो कि बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रीजन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि सुंदरवन कहाँ पे है? आपका बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो कि है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच वाले रीजन में मिल जाएगी, और यहीं पे ही आपको ये डुगोंग डुगोंग समुद्री गाय को ही हम क्या कहते हैं? डुगोंग भी कहते हैं। और ये इसलिए इनको गाय कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सीधी होती हैं, केवल घास खाती है और किसी भी जानवर को हार्म नहीं पहुंचाती हैं। नोकरेक की बात करें तो नोकरेक आपका मेघालय में मिलेगा। मानस आपको असम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर, नर्मदा, कोसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है कोसी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण आयोजन के साथ संबंधित संगठन है? नीरी, CSIR, CIFRI, ICAR। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है नीरी। नीरी इसे कहते हैं NEERI, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी। जब से जैसे जैसे ताप आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो पानी है मतलब वो जो ग्लेशियर वगैरह है वो पिघलेंगे, तो समुद्र के तल में वृद्धि होगी। और समुद्र अगर ऊपर होगा तो जो तट हैं, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तट क्या होंगे? वो भी क्या होते जाएंगे? मतलब भरते जाएंगे, मतलब वो छोटे होते जाएंगे। जैसे आपको पता है कि मुंबई हर साल 2 mm क्या हो रही है? डूबती जा रही है। और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो जो बारिश है, बारिश भी अपना आजकल आप देख ही रहेंगे किसी भी मौसम में बारिश हो ही रही है, तो इसमें भी परिवर्तन आएगा, तो फसल को नुकसान भी होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है?
गेहूँ, प्याज, मक्का, चना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्याज। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गेहूँ और चना की अगर हम बात करें तो ये आपकी रबी की फसल है और मक्का जो है वो आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने का स्रोत है सीमा कर, प्रत्यक्ष कर, जीएसटी, संयुक्त उत्पादन कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स, जो कि है ऑप्शन बी। डायरेक्ट टैक्स में ही हम अगर बात करें, जो डायरेक्ट टैक्स में भी सबसे ज़्यादा मतलब सरकार को किससे मतलब प्रॉफिट होता है या किससे अर्निंग होती है, वो है निगम कर, या जिसे हम कह लेते हैं इंग्लिश में कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, चलिए अच्छा, आप बताइए कमेंट करके कि जीएसटी कैसा कर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या कोई और दूसरा कर है जो सरकार लगाती है, या कोई कर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध है अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक विकास के नियोजन से, सरकार की आय तथा व्यय से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है सरकार की आय तथा व्यय से। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय गुणे जनसंख्या, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय जनसंख्या, राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या, राष्ट्रीय आय माइनस जनसंख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय जनसंख्या। राष्ट्रीय आय को हम एनएनपी भी कहते हैं, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, या हिंदी में कह ले निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या राष्ट्रीय आय समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीएसओ, जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पूंजीवाद। एकाधिकार मतलब, एकाधिकार का एक एग्जांपल मैं ले लूँ अगर, जैसे कि ये है आपका इंडियन रेलवे, हालांकि अभी धीरे धीरे वो प्राइवेट हो रहा है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो पूरा कंट्रोल है वो सरकार के पास ही है। अडानी अपना ट्रेन भले चला रहे हैं, लेकिन पटरी तो सरकार की ना, तो सरकार अभी चाहे तो अडानी की ट्रेन कभी भी बंद करवा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था का के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका सही हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब ये है कि वैश्वीकरण मतलब हम अपने जो मतलब देश के जो आइटम है वो विदेश में भी बेच सकें, और विदेश की जो आइटम है वो हमारे घरों मतलब हमारे देश में बिक सके, ये है। ठीक है, और आपको पता ही है कि एलपीजी रिफॉर्म से पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे गवर्नमेंट के द्वारा। पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है, जब फर्म एक दूसरे से स्वतंत्र ना हो, जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हो, जब बड़ी संख्या में फर्म हो और अल्प संख्या में क्रेता हो, जब किसी उद्योग में अल्प संख्या में फर्म हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा जब क्रेता मतलब जो बेचने वाला है, और क्रेता मतलब खरीदने वाला, और विक्रेता मतलब बेचने वाला। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। क्रेता, हाँ ठीक है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, और विक्रेता मतलब जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो कि आप कहीं से भी अपना सामान खरीद सकते हैं, और आप अगर मतलब आप भी मतलब विक्रेता हैं तो आप कहीं पे भी अपना सामान बेच सकते हैं जैसा आप चाहें। मतलब अगर आपने 10 रुपए की कोई पेन बनाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 11 रुपए मिल रहे हैं किसी दुकान पे तो आप हमेशा वहीं पे बेचें। तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है, तो आपको क्या पता, हो सकता है कहीं पे 11.5 रुपए मिल जाए, कहीं पे 11.5 की जगह 12 ही मिल जाए।
तो ऐसा है। और अगर यही एक ही आपके पास ऑप्शन रह जाएगा कि एक ही जगह बेचना है, तो ये पूर्ण बाजार स्थिति के लिए, ठीक है ना, सही नहीं है। तब वहाँ पे वो आप एक ही जगह अगर बेच पाएंगे तो एकाधिकार वाला जो अभी हमने पढ़ा है वो स्थिति विद्यमान हो जाएगी। जैसे कि आपको अगर कहीं जाना है लंबी दूरी पे, या तो आप बस तो बहुत कम ही चलती होगी, ट्रेन ही चलती है ज़्यादातर। और अगर आपके पास फ्लाइट के लिए इतने, मतलब आप इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि आप फ्लाइट से जा सके, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रेलवे से जाएं या 10 बार आप बस चेंज करें, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता दोनों हो। नेक्स्ट है, क्रिकेट 2023 का विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? भारत, यूएई, यूएसए या इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत में। ये बेसिकली ओडीआई का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2024 का जो आपका वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा? यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में होगा। और इंग्लैंड में आपका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है, वो ओवल ग्राउंड में होगा इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट? तो ये है आपका ऑप्शन सी, जो कि है फुटबॉल। फुटबॉल मतलब ये साउथ अमेरिका में बेसिकली खेला जाता है, और कंट्रीज़ खेलती हैं इसमें, मतलब जैसे क्लब वगैरह नहीं खेलते। जैसे कि आप मैनचेस्टर सिटी ले लीजिए, पेरिस सेंट जर्मन ले लीजिए, या अल नसर ले लीजिए, वो नहीं, देश। और पिछली बार जब हुआ था तो अर्जेंटीना ने जीता था ब्राज़ील को हरा के, ठीक है। तो ब्राज़ील मतलब अर्जेंटीना के दिन अच्छे चल रहे हैं कि, और लियोनेल मेसी के भी दिन अच्छे चल रहे हैं कि सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। फिर उसके बाद कोपा अमेरिका भी जीत गए हैं, और ये वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। कोपा अमेरिका को ही मतलब साउथ अमेरिका कंटिनेंट का वो वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, मतलब मेन कप कहा जाता है, वर्ल्ड कप तो नहीं कह सकते, ठीक है। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो पहला, पिछला तो आपको पता ही है 2020 में जो होने वाला था, और 2021 में हुआ था, और वो था टोक्यो। लेकिन 2024 का पूछा है तो वो है आपका पेरिस, बी, पेरिस में होने वाला है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है। लॉस एंजलिस में 2028 का होने वाला है। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन आपका जो कि क्वींसलैंड में है, और क्वींसलैंड में ही आपको ने सुना होगा अक्सर कि ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलती है, जो कोरल मिलता है, ठीक है ना, वो देखने में सुंदर लगता है, वो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में है, ठीक है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर। तो वो 2032 में होने वाला है, और बात चल रही है कि 2036 में इंडिया में हो ओलंपिक। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन सा एक ग्रैंड स्लैम नहीं है? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या इटालियन ओपन? तो यूएस ओपन भी होता है, फ्रेंच ओपन भी होता है, विंबलडन भी होता है, और इटालियन ओपन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटालियन ओपन, जो कि है, ये एक ग्रैंड स्लैम नहीं होता है। तो इसके अलावा कौन सा होता है? वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले मतलब साल का कौन सा होता है, या उसको क्रमबद्ध लगाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलना है। तो सबसे ईस्ट में आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, फिर पड़ता है फ्रांस, फिर इंग्लैंड। विंबलडन जो है वो इंग्लैंड का एक शहर है, और वहीं पे होता है ये। तो विंबलडन हो गया, और लास्ट में यूएस, साल का आखिरी होता है जो यूएस में होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटालियन ओपन, ये ग्रैंड स्लैम नहीं होता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एथिलीन जो होता है वो आपका फल पकाने के लिए काम आता है, और एसिटिलीन जो होता है वो वेल्डिंग के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लोलक की काल अवधि होती है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड? तो सेकंड लोलक लिखा हुआ है, तो देखने से मतलब लोलक मतलब पेंडुलम, तो इसको जैसे देखेंगे तो लग रहा है सेकंड लिखा है तो 1 सेकेंड होगा, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
2 सेकंड। ठीक है, अगर कोई पेंडुलम 2 समय में अपनी एक आवृत्ति पूरी कर लेता है तो उसको हम सेकंड लोलक कहते हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है? विच इज़ द मिनिमम ट्रांसमिट पावर बीम। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा हिंदी होगा तो इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश भी लगा दी, मतलब लिख दी, मेंशन कर दिया कि आपको समझ में आए। पारगम मतलब ट्रांसमिट, मतलब अगर जैसे कि ये मान लीजिए कोई है और यहाँ से हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्स एक्स सॉरी एक्स किरण हम लोगों ने यहाँ से ट्रांसमिट की, तो कौन इसको उस मतलब भेद के उस पार चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम, न्यूनतम मतलब है मिनिमम, तो सबसे मिनिमम होती है आपकी अल्फ़ा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अल्फ़ा के बाद बीटा, बीटा के बाद एक्सरे और गामा रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का शुद्धतम रूप होता है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 26 कैरेट या 24 कैरेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है 24 कैरेट। अच्छा, अगर आपको कैरेट पता हो तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सोने का शुद्धतम रूप होता है उससे क्या होता है कि आप कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है और वो बहुत, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन मुलायम होता है। तो आप जो भी आप डिजाइन बनवाएंगे अगर शुद्ध सोने से, तो उसके कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, वो अगर थोड़ी सी भी मतलब हीट वगैरह उसको मिलेगी तो वो इधर उधर हो जाएगा और आपके पूरी डिजाइन खराब हो जाएगी। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो जब अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो वो कैरेट क्या होता है, गिरने लगता है, मतलब कम होने लगता है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, कैरेट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 24। ठीक है, तो अगर आपका जो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आपका जो ज्वेलरी है वो 18 कैरेट का है, तो इसको लिखेंगे 18 मतलब 18 इंटू 100 अपॉन 24, तो इस आएगा आंसर 75%। ठीक है, तो 18 कैरेट जो गोल्ड होता है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, उसमें 75% तो गोल्ड होता है और बाकी 25% आपका क्या होता है, अशुद्धि होती है। वो कुछ भी हो सकता है, चांदी हो सकती है, तांबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी कोई ज्वेलरी लेने जाइए तो अगर आपको सेम टाइप की, मतलब सेम जो ज्वेलरी है, अगर वो पहले 10,000 की मिल रही है, आपने बोला कि अरे भैया आपके यहाँ से ही लेके जाते हैं तो इसको थोड़ा कम करिए, तो वो अगर 8,000 की है अगर, तो वो आपको 6,000 में दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 18 कैरेट, मतलब सेम डिजाइन, सेम जो जो उसका भार होगा, वेट होगा, अगर वो सेम है फिर भी आपको वो 8,000 से 6,000 या 7,000 में भी दे रहा है आपको, तो उसका फ़र्क यही होगा कि पहले वाला आपको जो दे रहा था, मान लीजिए वो 18 कैरेट का दे रहा है, दूसरा वाला आपको दे देगा 16 कैरेट हो गया या 14 कैरेट, मुझे पता नहीं कि कितने कैरेट होते हैं, लेकिन ऐसे। तो आप निकाल सकते हैं कि आपको उसमें चूना लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? लोहा, पारा, सीसा या आर्सेनिक? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है सीसा। ठीक है, सीसा को हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड किसी लिक्विड, हाँ ठंडा कर दिया गया किसी लिक्विड को, ये कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, और इसकी जो ओर होती है वो गैलीना होती है, और जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यही होता है। ठीक है, पारा पारा से आपको मिनीमाटा रोग हो सकता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज हो सकती है, और लोहा से तो पता ही है एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर या अभिक्रिया पर कार्य करता है? ठीक है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है रेडॉक्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है? अमेरिका में भारतीय पर्यटक, अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ के
कार्यालय में नियुक्त भारतीय मूल का व्यक्ति, लंदन में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में भारतीय प्रबंधक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, वो अनिवासी भारतीय हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 मिमी पारा या mmHg भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी और सी बस उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखने का सही तरीका होता है वो 120/80 लिखा जाता है। अब इसमें क्या है, आपको कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मतलब 120 को हम वैसे क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, और 80 को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि जब सिस्टोल होता है तो रक्त का दाब कितना होता है, और डायस्टोल होता है तो रक्त का दाब कितना होता है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे कि आपका अल्फ़ा डी मतलब डायस्टोल डी से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फ़ाबेट में वो पहले आता है, तो डी का लिंक होगा 80 के साथ क्योंकि 80 भी पहले आता है। और फिर होता है सिस्टोल, सिस्टोल बाद में आता है और 120 भी नंबरिंग में बाद में आता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो जो क्या कहते हैं हम इस बारे में, हाँ, तो ये भी पूछा जाता है कि जब संकुचन होता है, हाँ, संकुचन होता है तो मतलब कितना प्रेशर लगता है, और मतलब हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ दूसरा क्या होता है। मतलब जैसे कि जब एक छोड़िए, एक संकुचन होता है मतलब जैसे कि जब रिलैक्सेशन होता है, मतलब हिंदी में तो आ ही नहीं रहा मुझे, अरे क्या होता है, ठीक है चलिए। तो जब संकुचन होता है मतलब जब वो एकदम छोटा हो जाता है, हाथ जब सिकुड़ जाता है, ठीक है ना, सिकुड़ जाता है तब वो कितना प्रेशर लगाता है, और जब रिलैक्स होता है तब कितना प्रेशर लगाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आप ही हैं, ठीक है, मतलब इसमें आप हैं, इस वाले में संकुचन वाली स्थिति में, तो इसमें आपको कम स्पेस मिलेगा तो आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा जगह मिल रही थी तो आप इसमें कम प्रेशर लगाएंगे। मतलब आपको जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, प्रयागराज में रहता हूँ, तो अगर मुझे बोल दिया गया कि तुम केवल प्रयागराज में रह सकते हो, उसके बाहर नहीं जा सकते, तो मैं ज़्यादा, मेरा मन करेगा ज़्यादा जाने का कि मैं इलाहाबाद से बाहर जाऊँ। तो क्या होता है, तब ये प्रेशर लगता है सिस्टोल वाला। ठीक है ना, और जब हमको बोल दिया कि तुम पूरे यूपी में घूम सकते हो, तो मैं थोड़ा कम प्रेशर लगाऊंगा और तब हो जाएगा 80 वाला। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको मेज़र कैसे करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, स्फिग्नोमैनोमीटर। और सबसे पहले इसको जो मतलब मेज़र किए थे उन वैज्ञानिक का नाम था एस हेल्सने। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले घोड़े का जो ब्लड प्रेशर था वो मेज़र किया था। ठीक है ना, तो एक बार इसको मैं फिर से पूरा वो नहीं करता हूँ, आप दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊँगा संकुचन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कभी-कभी, क्योंकि हिंदी इतना पढ़ाया भी नहीं जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ गलतियाँ हैं तो उसको माफ़ करिएगा, और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।